फ्रेंड्स, दिस इज दिव्या। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसी के बारे में। सीसी मीन्स कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, सीसी क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सीसी का मतलब होता है कैरिकुलर प्लस को कैरिकुलर एक्टिविटीज को इवेल्युएट करना। कैरिकुलर मीन्स अकेडमिक्स, यानी कि जो भी स्टडीज से रिलेटेड होता है, जो भी हमारा कैरिकुलम से रिलेटेड है उसका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, प्लस उसके साथ साथ उसकी को कैरिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि एकेडमिक्स के अलावा जैसे उसकी अटेंडेंस या उसका किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना या किसी प्रोजेक्ट को बनाना, ये सब चीजें इवेल्युएट की जाती है। इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर? सीसी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको लागू कैसे किया गया था। तो फ्रेंड, जो हमारा सीसी है, पहले क्या होता था? पहले जब हमारे एग्जाम होते थे तो पूरे साल में, यानी कि पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर सिर्फ एक बार ही एग्जाम होता था। जैसे कि पूरे साल के लास्ट में एक बार एग्जाम होता था और उसके अंदर जो भी हमारा अचीवमेंट है वो किसके बेसिस पे रखा जाता था? सिर्फ एकेडमिक्स के बेसिस पे, यानी कि सिर्फ बुक्स के बेसिस पे, सिर्फ एकेडमिक्स नॉलेज के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? बाद में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है, जैसे कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, और बहुत सारे ऐसी कमेटी थी जिन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो हमारा सिर्फ अगर हम एक बार ही इवेल्युएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, यानी कि आपको पता है कि जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो जब हम अगर पूरे साल में एक बार ही एग्जाम देते हैं तो जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट का जो एम है वो पूरा नहीं हो पाता है, यानी कि उसके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, यानी कि अगर हम बोले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, यानी कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और वो भी 1986। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने क्या कहा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ये सिफारिश की कि किसी भी स्टूडेंट को इवेल्युएट किस बेसिस पे किया जाएगा? एकेडमिक्स के साथ साथ उसके जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, यानी कि उसका जो एक्टिविटी या किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, या उसका डिसिप्लिन है, या उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, मतलब उन सब चीजों को मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ उसका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को, प्लस इंक्लूडिंग एक्टिविटीज, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को इंक्लूड करना है। तो इसी सिफारिश पे, यानी कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बेसिस पे ही, इसकी सिफारिश पे ही क्या किया गया था? CCE को डिस्क्राइब किया गया, CCE को डिफाइन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले CCE को एजुकेशन के अंदर, इवेल्युएशन के अंदर शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, 1986 में। तो एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, और लेकिन इसको लागू किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, दो अलग अलग टर्म है, इन दोनों को ध्यान रखना आपको। एक है हमारा सिफारिश और एक है इसको लागू करना। तो लागू इसको किसने किया था? इसको जो हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी कि NCF, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, NCF 2005, ठीक है, NCF 2005 के अंडर इसको लागू किया गया था। तो दो अलग अलग टर्म्स हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, लेकिन इसको लागू किसके अंडर किया गया था? लागू किया गया था इसको NCF के अंडर, NCF 2005 के अंडर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसको कि सीसी के अंदर कुछ टर्म्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव, यानी कि कंटिन्यूअस सतत और व्यापक। तो इन दोनों टर्म्स को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म्स के बारे में जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंटिन्यूअस। अब इस कंटिन्यूअस का मतलब क्या है?
इस कंटिन्यूस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इवैल्यूएशन में कंटिन्यूस का मतलब है किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक्स को या ओवरऑल डेवलपमेंट को, एकेडमिक्स के साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसको बार बार इवैल्यूएट करते रहना। अब इसको बार बार इवैल्यूएट करने का रीजन क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि एक स्टूडेंट का बार बार इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि हमें उसके बारे में पता चलता रहे कि जो उसकी वीकनेस है, यानी कि उसकी कहाँ कहाँ वीकनेस है, या उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सब चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए ही इसको कंटिन्यूसली किया जाता है, यानी कि ये इवैल्यूएशन बार बार होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं वो भी किसका पार्ट है? सीसी का ही पार्ट है। पहले यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, अब यूनिट टेस्ट को इंक्लूड किया जाता है सीसी के अंदर। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? कंटिन्यूस का मतलब होता है यहाँ पर बार बार इवैल्यूएशन, ठीक है, बार बार इवैल्यूएट किया जाता है, बार बार इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर आप सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो यूनिट टेस्ट हो गए हमारे, या हमारे हाफ ईयरली है वो भी सीसी के अंदर ही आता है। या जैसे क्लास टेस्ट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। कोई अगर टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उस प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। या किसी कोई भी पार्टिसिपेशन है, क्लास रिलेटेड कोई पार्टिसिपेशन है, या कोई आउटसाइडर कोई पार्टिसिपेशन है, तो वो सब किसके अंदर आता है? हमारा सीसी के अंदर आता है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको मार्क्स दिए जाते हैं जो कि फाइनल में हमारे काउंट होते हैं। तो इसीलिए इस चीज को इंक्लूड किया गया है। और इसको कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर यही है, उसका बार बार इवैल्यूएशन होता है ताकि हमें पता चल सके उसका अचीवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्प्रीहेंसिव। सेकेंड टर्म है हमारी कम्प्रीहेंसिव। तो इस कम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यापक, ठीक है फ्रेंड्स। कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। कम्प्रीहेंसिव मीन्स, जैसे कि आपको नाम पता होगा, पढ़ा होगा आपने पहले, कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है सभी चीजों को कवर अप करना, ठीक है, सभी चीजों को। यानी कि इसके अंदर जो हमारे ऑल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पहलू हैं, उन सबको कवर करना है। जैसे कि एकेडमिक्स तो है ही है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हो गया इसके अंदर हमारा, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि एकेडमिक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक हो गया। प्लस इस एकेडमिक्स के साथ साथ, इस मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, प्लस इसके अंदर हमारा एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि इसमें एक्टिविटीज को, गेम्स को, पार्टिसिपेशन को इंक्लूड किया जाता है। तो ऑल एस्पेक्ट का मतलब हो गया उसका ओवरऑल डेवलपमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। तो अगर इसमें एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके अंदर हम लिखेंगे हम को कैरिकुलर, कैरिकुलर यानी कि पाठ्यक्रम, कैरिकुलर प्लस को कैरिकुलर एक्टिविटीज, को कैरिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, पाठ्य और सह पाठ्य क्रियाएं, इन सबको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? सीसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है जैसे कई बार कंटिन्यूअस, अगर जो सतत जो वर्ड है, जो हमारी टर्म है, उससे रिलेट करता है क्वेश्चन को, तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिसमें बार बार इवैल्यूएशन होता है। अगर एग्जाम्पल देगा तो वहाँ पर यूनिट टेस्ट भी पूछ सकता है, जैसे यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट है, ये किसका पार्ट है? तो ये सतत यानी कि वो बार बार इवैल्यूएशन करने का पार्ट है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर कंटिन्यूअस टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कम्प्रीहेंसिव। तो कम्प्रीहेंसिव को कैसे डिफाइन करना है? जैसे कि उसमें एग्जाम में दे सकता है आपको, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, या उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट है, एक्टिविटीज हैं, वो सब किसके लिए होती हैं? तो वो सब किसके अंदर आती हैं? कम्प्रीहेंसिव के अंदर आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, किसके अंदर आती हैं? कम्प्रीहेंसिव के अंदर, ठीक है। तो दोनों टर्म हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि जो सीसीई है उसे सीबीएसई में किसने लागू किया, ठीक है, इसको सीबीएसई के अंदर इसको कैसे लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, सीसीई को सीबीएसई यानी कि जैसे सीबीएसई आपको क्लियर होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक कमेटी बनी, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसके अंदर सीसी को इंक्लूड किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। लेकिन इसको सीसीई मतलब सीबीएसई के अंदर कब शुरू किया गया था? तो सबसे पहले क्या हुआ, सीसी के अंदर इसकी सिफारिश किसने की थी? दो चीजें हैं यहाँ पर भी। एक, इसकी सिफारिश हुई थी
और एक बार इसको लागू किया गया था। तो इसकी जो इसे लागू करने की जो सिफारिश दी थी वो सबसे पहले गीता बुक्कल, ठीक है, गीता बुक्कल समिति थी, गीता बुक्कल समिति, ठीक है फ्रेंड्स, गीता बुक्कल समिति। गीता बुक्कल समिति ने सबसे पहले सिफारिश की थी सीसी को सीबीएसई के अंदर लागू करने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गीता बुक्कल समिति ने सीसी को सीबीएसई में, ठीक है, सीसी इसको पूरे एजुकेशन के अंदर लाने के लिए किसने कहा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, लेकिन इसको सीबीएसई में लागू करने के लिए किसने कहा था, गीता बुक्कल समिति ने। और इसमें एक चीज और पूछी जाती है, जैसे कि इसको सबसे पहले कौन सी क्लास में लागू करने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहले जो गीता बुक्कल समिति है, इन्होंने कहा था कि जो सीसी है वो 9th क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स, उसको 9th क्लास में शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि सबसे पहले इवैल्यूएशन कहाँ से शुरू होगा, 9th से, और वो भी 9th में कब, 2009 में, 2009 से 9th क्लास के अंदर इसको शुरू करने के लिए गीता बुक्कल समिति ने सिफारिश की थी। और 10th में कब कहा था, 10th के लिए कहा था उन्होंने 2010-11, 2010 और 11 के सेशन के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि इस समिति ने जो सिफारिश की थी उसे उस वक्त शुरू नहीं किया गया था। इसे कब लागू किया गया, इसे लागू किया गया था इसके 1 साल के बाद, यानी कि 2010-11, 2010-11 के सेशन के अंदर इन्हें 9th और 10th दोनों क्लासेस का एक साथ इवैल्यूएशन के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि सिफारिश हुई थी कि 9th क्लास में 2009 में सिफारिश हुई थी कि 9th क्लास को 2009 से शुरू कर देना चाहिए, 9th क्लास में सीसी को सबसे पहले, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब किया गया, लागू किया गया था 2010-11 में, और वो भी कौन सी क्लास के लिए, 10th, 9th और 10th के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, 9th और 10th के लिए इसको शुरू किया गया था, लागू किया गया था 2010-11 के सेशन से। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान से माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की, कि जो अब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन से रूल को फॉलो करता है। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की। तो फ्रेंड, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसके अंदर ये सबको, शायद आप सबको पता होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब जो इवैल्यूएशन होता है, यानी जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो 2 बार होते हैं, यानी कि एक सेशन को, एक एकेडमिक ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा, इसमें एक सेशन होता है हमारा जिसको हम सेमेस्टर भी बोलते हैं। एक सेशन होता है इसमें अप्रैल टू सितंबर, ठीक है फ्रेंड्स, अप्रैल से सितंबर तक होता है एक सेशन 6 मंथ्स का, और एक सेमेस्टर होता है हमारा अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब 2 सेशन में डिवाइड किया हुआ है। पहले सिर्फ एक ही सेशन होता था, एक ही बार एग्जाम होते थे, लेकिन अब 2 अलग अलग बार एग्जाम होते हैं, जिसको एक बार हम हाफ ईयरली भी बोलते हैं। तो एक हो गया हमारा अप्रैल से सितंबर वाला सेशन, एक होता है हमारा अक्टूबर से मार्च वाला सेशन। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, अब इसका जो टोटल, अब आपको ध्यान से समझना है, इसके अंदर क्या होता है टोटल, जैसे आपको पता है कि जो फाइनल का बनता है हमारी परसेंटेज, वो 100% में से बनती है, ठीक है फ्रेंड, जो फाइनल बनती है हमारी 100% से बनती है। लेकिन इस 100% के अंदर जो 50-50% है, वो दोनों सेशन का इंक्लूड किया जाता है, यानी कि दोनों सेमेस्टर का 50-50% इंक्लूड किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों सिस्टम का 50-50% इंक्लूड किया जाता है। अब इस 50-50 को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि जैसे एक बार एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली हुआ या पूरा कंप्लीट ईयर का हुआ, तो वो एक बार ही इवैल्यूएट होता था। उसके जो एग्जाम के जो मार्क्स हैं, सिर्फ उसी के बेसिस पे परफॉर्मेंस डिसाइड की जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब एक सेशन के अंदर 3 बार अलग अलग तरीके से एग्जाम होता है। जैसे इसमें 2 होते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, 2 होते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट,
और एक होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। तो फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो अब जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि इसमें आप यूनिट टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा 3 मंथ्स के अंदर 3 मंथ्स के अंदर 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 बार यूनिट टेस्ट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट होता है? इसका होता है 10%। यानी कि एक बार 3 मंथ्स में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका 10%, प्लस फिर दूसरी बार होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका 10%, और जो हमारा इन दोनों बाकी दोनों यूनिट टेस्ट के अंदर आ गए, और जो लास्ट वाला समेटिव असेसमेंट, ये आपको पता होगा, जो हम हाफ ईयरली जिसको बोलते हैं। यानी कि समेटिव असेसमेंट जो हमारा किसी स्टूडेंट की अचीवमेंट यानी कि पूरे 6 मंथ्स के अंदर उसने क्या सीखा है उसका इवैल्यूएशन होता है। तो इसका 30% इंक्लूड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 30 + 10 + 10 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्राइटेरिया है इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट का। फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का FA1 का 10%, FA2 का 10% और लास्ट में SA1 का 30%। ये इसका क्राइटेरिया होता है हाफ सेमेस्टर का, यानी कि सिर्फ एक सेमेस्टर का। ठीक है, हाफ ईयर का, एक सेमेस्टर का। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? हिंदी में इसे बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका मेन एजेंडा क्या होता है? इसका मेन एम होता है कि सिर्फ हमें जो बच्चे की वीकनेस है यानी कि जो उसका परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करके ये देखना होता है कि वो पूरा अचीवमेंट मतलब इसमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि जो उसकी वीकनेस है वो कहाँ पे है, यानी कि किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर वो पीछे है, ठीक है, कहाँ पर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्या क्या उसकी वीकनेसेस आई हैं, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। यानी कि जिसको हम आपने सुना भी होगा उपचारात्मक, यानी कि रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो किसके बाद होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद होती है। ठीक है, तो पहले इवैल्यूएशन जैसे 3 मंथ्स में एक बार यूनिट टेस्ट होते हैं, जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उनका मेन एम क्या होता है? उनका एम अचीवमेंट को काउंट करना नहीं होता है। उनका एम होता है जो भी मतलब बच्चे की जो भी वीकनेसेस रह गई है उसको पता करना है, ताकि उस पर फिर काम किया जा सके, उनको दूर किया जा सके। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव क्या होता है? समेटिव होता है 6 मंथ्स में एक बार, यानी कि इसमें जो पूरा सिलेबस है उसको कवर किया जाता है, और इसका एजेंडा क्या होता है? सिर्फ अचीवमेंट को काउंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मेन एम क्या होता है? सिर्फ अचीवमेंट को काउंट करना, यानी कि जो हमने सिखाया था उसको वो कंप्लीट समझ आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इसका सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस होता है इसमें कि उसका क्या अचीवमेंट रहा है। अब बात करते हैं, तो ये होगा हमारे 10% और 30%। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक बार एक पूरे सेमेस्टर के अंदर, अब इसी तरह से दूसरे वाला डिवाइड होता है। ये वाला जो सेशन होता है सेकंड यानी कि हाफ ईयरली के बाद वाला, जो हमारा अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वही प्रोसेस है। पहले FA होता है, FA3 जिसको हम बोलते हैं, फिर एक और FA होता है जिसको हम बोलते हैं FA4 यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, और लास्ट में होता है SA2। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वाला होता है हमारा SA2। तो अब इसी तरह से क्या होगा? पहले इस वाले का भी कितना होता है? 10%, दूसरे वाले का भी कितना होता है? 10%, और जो समेटिव असेसमेंट है उसका कितना होता है? वही सेम 30%। ठीक है, तो इस तरह से ये 50 का क्राइटेरिया हो गया, 10 + 10 + 30, तो ये टोटल हो गया हमारा 50%। अब हम इसमें बात करते हैं कि इन दोनों को मिला के कितना बन जाएगा हमारा? 100% टोटल। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यही डिफरेंस है। पहले क्या होता था? ये सब चीजें नहीं होती थी, सिर्फ एक बार एग्जाम होता था और उस एग्जाम के बेसिस पे, एकेडमिक्स के बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है? बार बार इसी को हम कंटिन्यू इवैल्यूएशन बोलते हैं। ये जो बार बार जो हमारे FA होते हैं इन्हीं को हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या होता है? इसको 50-50 में डिवाइड किया हुआ है, और उस 50 का क्या क्राइटेरिया है? FA1 + FA2 और SA1। यानी कि अगर हम बात करें तो इस पूरे ईयर में, एक एकेडमिक ईयर के अंदर हमारे 4 FA यानी कि 4 FA होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट।
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, एक पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर आप लिख सकते हैं 1 ईयर, 1 साल में। ठीक है, इन 1 ईयर, पूरे 1 साल के अंदर 4 रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं, 4 हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, जिनका कितना परसेंट होता है अब हम यहाँ से निकालते हैं 10, 10, 20 प्लस 10, 30 और प्लस 10, 40, यानी कि टोटल का 100% का 40% किसका होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है। और उसके बाद कितने ऐसे होते हैं, 2 ऐसे होते हैं अपने, यानी कि जिसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं, जिसका कितना परसेंट होता है, वही 30, कितना हो गया 60%। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि एक जो हमारा वर्ष है, एक शैक्षणिक जो वर्ष है हमारा, उसके अंदर कितनी बार रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं, यानी कि कितनी बार फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट है और 2 हमारे समेटिव असेसमेंट है, 2 समेटिव है और 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और इनका कितना कितना परसेंटेज होता है, फॉर्मेटिव का 40% होता है और समेटिव का 60% होता है, 60% होता है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे अपने नोट्स में नोट प्रिपेयर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है, आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पूरे वर्ष में पूछा है या सेशन के अंदर, एक हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयर सेशन के अंदर पूछा है, यानी कि एक सेमेस्टर में पूछा है या पूरे साल में पूछा है। तो वो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और कितनी